आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नीचे प्लेलिस्ट दे दिया गया है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है। और जिस बुक से मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, ये हमने 2400 हो, ठीक है, उसमें भी यूज़ किया था और 2213 उसमें भी यूज़ किया था। बट बुक का सही तरीके से आपको यूज़ करना है, ठीक है। और ये वीडियो अगेन रामबाण होगा, ठीक है। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ रखा है, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपने बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है, तभी भी इस वीडियो को करने के बाद आप बहुत ही अपने आप को बूस्ट फील करोगे, प्लस आप कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जाओगे। नीचे प्लेलिस्ट हमने दे दिया है जिस जिस सब्जेक्ट का हमने आपको करवाया। एक और चीज़, जब ये लास्ट टाइम है, एक चीज़ मैं आप सबको कहना चाहूँगा, ठीक है। देखिए, ऐसे तो व्यूज़ काफ़ी खास नहीं होते हमारे वीडियोस पे, जितने लोग भी 4-5 हज़ार लोग जो देखते हैं। देखिए, अब जो ये समय है ना, आपको इंटेंसिव स्टडी करना है। इंटेंसिव स्टडी मतलब मान लो कोई एक छोटा सा टॉपिक है कोई, ठीक है, उसके लिए आप 1 घंटा वीडियो देख रहे हो, ये बहुत बड़ा मूर्खता होगी, ठीक है। 1 घंटा में आपको कम से कम 2 4 5 टॉपिक खत्म करना है। तो यूट्यूब को उतना ही यूज करें, ठीक है, जितना जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम हम आप लोगों का वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक एकदम बैठ जाइएगा। एक एक चीज बोर्ड पे इस पे मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इसमें काफी चीज समझाना है, तो शांतिपूर्वक मुझे समझाना है, ठीक है। चलिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री का हमने करवा दिया। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि जीव विज्ञान के पिता किनको कहा जाता है। आप मेरी बातों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बाकी ये पीडीएफ हम डाल देंगे। पीडीएफ से सिर्फ नहीं होगा, मेन जो है आपका वीडियो ही, आप ये समझिए, ठीक है। तो जीव विज्ञान का जो पिता कहा जाता है, आपको याद रखना है वो किसको कहा जाता है। तो वो है आपका अरस्तु, या इंग्लिश में बोले तो एरिस्टोटल को कहा जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा, जीव विज्ञान पूछ ले, ठीक है, या आपको जंतु विज्ञान बोले। तो जीव विज्ञान बोले चाहे जंतु विज्ञान बोले, दैट मीन्स आपका बायोलॉजी बोले या जूलॉजी बोले, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलूंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो बायोलॉजी बोले चाहे जूलॉजी बोले, दोनों का जो पिता है वो कौन है, आपका एरिस्टोटल है या अरस्तु है। यही अगर आपको पूछेगा कि बोटनी के पिता, पादप जगत, बोटनी के पिता किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है बोटनी के पिता किसको कहा जाता है। तो आपको याद रखना है थियोपेरेटस को कहा जाता है। बट आपको पूछा देगा मॉडर्न बोटनी का पिता किसको कहा जाता है, तब आप क्या कहोगे, कार्ल लिनियस कहोगे। और कार्ल लिनियस को और किस किस क्वेश्चन से मैंने आपको कनेक्ट करवाया था, और जो भी मेरे हम यहाँ आपको बता रहे सब क्वेश्चंस आया हुआ है, हम कहानी बताने के लिए नहीं आए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो कार्ल लिनियस जो है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कार्ल लिनियस तो क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी, ठीक है। मॉडर्न बोटनी के पितामह किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कार्ल लिनियस। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, किसने दिया था, द्विवर्गीय, ठीक है, जो जंतु जगत और पादप जगत में जो वर्गीकरण किया गया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको याद रखना है कार्ल लिनियस। वहीं अगर आपको पूछेगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, तो विटिकर के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। कार्ल लिनियस एक चीज और याद रखिएगा, उन्होंने एक बुक लिखा था सिस्टम नेचुरा। तो आपको पूछा जाएगा कि सिस्टम नेचुरा किसने लिखा था, तो आपको याद रखना है किसने लिखा था, तो आपको याद रखना है कार्ल लिनियस ने लिखा था। तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी उनको बोला जाता है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वर्गीकरण या फादर ऑफ टेक्सोनोमी किनको बोला जाता है, तो वो भी कार्ल लिनियस को। तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी कार्ल लिनियस, सिस्टम नेचुरा बुक कार्ल लिनियस, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कार्ल लिनियस, ठीक है। और आपको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्ल लिनियस। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो आपका विटेकर ने दिया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि वनस्पति विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है। मैंने अभी बताया वनस्पति या पादप जगत का विज्ञान जो होता है थियोपेरेटस को कहा जाता है। बट अगर आप मॉडर्न बोटनी लिखा हो, ठीक है, मॉडर्न वनस्पति विज्ञान अगर लिखा हो, तब क्या बोलोगे, आप कार्ल लिनियस बोलोगे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब चलिए यहाँ आ रहा है उसके बाद चिकित्सा विज्ञान, जो आपको पता है जब एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हो तो उनको एक ओथ दिलाया जाता है, ठीक है। वो ओथ किसका होता है, तो हिपोक्रेटस का ओथ होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा फादर ऑफ जो आपको मेडिसिन है या चिकित्सा विज्ञान के पितामह किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना हिपोक्रेटस को बोला जाता है। और फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है, इतिहास का, तो हेरोडोटस को बोला जाता है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, फादर ऑफ मेडिसिन या चिकित्सा विज्ञान आपको याद रखना है हिपोक्रेटस, ठीक है, हिपोक्रेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ आपको चिकित्सा का बात चला तो आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय जो हेल्थ दिवस है, वर्ल्ड हेल्थ दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल को हम लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ का क्या हुआ था, आपका फॉर्मेशन हुआ था। और डब्ल्यूएचओ का हमेशा पूछा जाता है 7 अप्रैल 1948 को फॉर्मेशन हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, आपको वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको याद रखना है जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ
आगे क्वेश्चन देखिए कि जीव विज्ञान सब, देखिए जब जीव विज्ञान जो बायोलॉजी, आप पहले आप एक चीज और याद रखना, हम लोग ने यहाँ बात किया था जीव विज्ञान बायोलॉजी, ठीक है। तो जो बायोलॉजी वर्ड है सबसे पहले किसने दिया था, तो आपको याद रखना है लैमार्क ने दिया था और ट्रेवनियस ने दिया था, याद रखिएगा। बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था, तो लैमार्क एंड ट्रेवनियस ने दिया था। और एक चीज आपको अच्छे से याद रखना है, वो क्या याद रखना है कि जो ये बायोलॉजी है इसमें हम किस चीज का बायोलॉजी, तो याद रखना बायो हम कैसे लिखते हैं, BIO बायो, LOGY लॉजी। तो बायो मतलब होता है लिविंग थिंग और लॉजी मतलब होता है स्टडी करना। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, लिविंग थिंग का स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, ये भी चीज आपको दिमाग में रखना है, नॉन लिविंग थिंग का नहीं इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अगले पॉइंट पे हम लोग यहाँ आते हैं, देखिए तो जीव विज्ञान सबका सर्वप्रथम किसने खोज किया था, तो लैमार्क एंड ट्रेविनस ने किया था, ये चीज आपको यहाँ से कंफर्म हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं कि कोशिका की खोज, ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं दरोगा में और बिहार पुलिस में भी, एकदम ध्यान से, मैं दरोगा के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और बिहार पुलिस वाले तो एकदम जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, कोशिका की खोज किसने किया था, तो आपको याद रखना, अगर कोशिका का खोज अगर आपको बोला जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। बट यही क्वेश्चन चेंज कर देता है और पूछा जाएगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, मतलब लिविंग, ठीक है, आपका सिंगल सेल का खोज किसने किया था, तो जो जीवित कोशिका का जो खोज किया था वो किसने किया था, तो एंटन वैन ल्यूएन हुक ने किया था। किसने किया था, एंटन वैन ल्यूएन हुक ने किया था। और एंटन वैन ल्यूएन हुक को और हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं एंटन वैन ल्यूएन को, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि जो बैक्टीरिया का जो खोज था, ठीक है, बैक्टीरिया का जो खोज था, ठीक है, वो किसने किया था, तो आपको याद रखना है बैक्टीरिया का खोज तो एंटन वैन ल्यूएन हुक ने किया था, ठीक है, बट उसका नामकरण किसने किया था, तो एरन बर्ग ने किया था। किसने किया था, आपको याद रखना है किसने किया था, एरन बर्ग ने किया था, एरन बर्ग ने किया था, ये भी चीज याद रखें। तो कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है। बट आपका जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो एंटन वैन ल्यूएन हुक ने किया था। और एंटन वैन ल्यूएन हुक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। और बैक्टीरिया ये नाम किसने दिया, तो एरन बर्ग ने दिया था। अब थोड़ा स्पीड करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं तो हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। अब देखिए हमने यहाँ बात किया कि कोशिका का खोज, तो कोशिका में क्या होता है आपको पता है, न्यूक्लियस होता है। तो अगर मैं न्यूक्लियस का बात करूं, अगर केमिस्ट्री वाला न्यूक्लियस का बात करूं, ठीक है, जो कि एटम परमाणु का न्यूक्लियस का बात करूं, ठीक है, तो उसको किसने खोजा था, तो किसने खोजा था, तो मैंने बता चुका हूं मैं, किसने, रदरफोर्ड ने खोजा था एटम वाला न्यूक्लियस का। बट अगर सेल वाला न्यूक्लियस जो मानव में होता है, इस सेल का न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये भी चीज आपको याद रखना है। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे ही मैं सेल का बात करता हूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टडी ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कोशिका की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जो सेल है, सेल पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सेल जो है, तो सेल में क्या होता है, आपका कोशिकांग होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि सेल ऑर्गेनेल्स जो है, कोशिकांग है, उसमें सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, वो है आपका न्यूक्लियस। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सेल होता है उसका, ठीक है, ब्रेन किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है सेल का जो ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस ही होता है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन याद रखोगे कि ब्रेन ऑफ सेल किसको कहा जाता है, तो न्यूक्लियस को कहा जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स होता है, कोशिकांग होता है, वो कौन होता है, तो आपका न्यूक्लियस ही होता है। नेक्स्ट अगर आपको पूछेगा सेल में ही कोशिंग जो आपका सेल ऑर्गेनेल्स है उस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब कोशिकांग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, सेल का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, क्योंकि वो पैकिंग का काम करता है। तो याद रखिएगा पैकिंग का काम कौन करता है, तो गोल्गी बोटिस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। और एक क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था कि क्रैब साइकिल कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, तो 70S राइबोसोम पाया जाता है। याद रखना हमेशा आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और जो हरित लवक होता है, ठीक है, जो आपका क्लोरोप्लास्ट और आपका माइटोकॉन्ड्रिया में आपको हमेशा याद रखना है 70S क्रोमोसोम मिलता है। और याद रखिएगा जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, दो ऐसे कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनका खुद का भी डीएनए होता है। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए, बस ध्यान से पूर्वक आप लोग को समझते हुए चलना है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, और जितना मैंने पॉइंट बोला वो भी चीज आपको याद रखेगा। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो कौन है, सेल ऑर्गेनेल्स कौन है, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है।
ठीक है। उसके बाद राइबोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो सबसे बड़ा है जो सेल ऑर्गेनेल है वो तो न्यूक्लियस है, जो सबसे छोटा है वो कौन है, राइबोसोम है। इससे एक क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ कि जो राइबोसोम है, ठीक है, इसको यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोकार्योटिक सेल में भी होता है, यूकार्योटिक सेल में भी होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स इसको बोला जाता है। और ये प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको बोला जाता है। बोलता है कि प्रोटीन का फैक्ट्री कौन है, तो आपको याद रखना है राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का फैक्ट्री होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है, कि जो कोशिका का जो सेल है, ठीक है, उसका जो श्वसन क्रिया जो होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है, सेल जो रेस्पायरेशन होता है वो कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। कौन से फॉर्म में, एटीपी फॉर्म में प्रोड्यूस करती है। और याद रखिएगा यही एटीपी हम लोग जो है, हम लोग जो एनर्जी यूज करते हैं बॉडी में, किस फॉर्म में, एटीपी फॉर्म में। इसको और क्या बोलते हैं एटीपी को हम लोग, तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। क्वेश्चन पूछा गया था कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा आप माइटोकॉन्ड्रिया मत मार देना। माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, बट एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको कहा जाता है, ठीक है, तो ये कहा जाता है एटीपी को। एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, राइबोसोम मैंने आपको करवा दिया। अब सेल का बात किया है तो याद रखिएगा एक होता है सेल वॉल, ठीक है, और एक होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल मतलब होता है कोशिका भित्ति और सेल मेम्ब्रेन मतलब होता है कोशिका झिल्ली। तो याद रखिएगा जो आपका पादप जगत है इसमें सेल वॉल भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है। बट जो आपका जंतु जगत है इसमें सेल वॉल नहीं होता है। मैंने बहुत डिटेल में सब चीज करवाया, बस यहाँ क्वेश्चंस मुझे बात करना है आपसे, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि जो आपको पूछा जाएगा कि सेल वॉल जो होता है, ठीक है, किसमें नहीं होता है, तो जंतु जगत जो हमारे अंदर, हमारा भी सेल वॉल नहीं है, पादप जगत में सेल वॉल मिलता है, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका फंगस होता है, ठीक है, उसका सेल वॉल किससे बना होता है, तो काइटिन का बना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि प्लांट जो होता है उसका सेल वॉल किससे बना होता है, तो सेलुलोज और पैक्टिन से बना होता है। सेलुलोज और पैक्टिन, याद रखना है, सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, और आपका पैक्टिन भी जो है आपका ये पॉलीसेकेराइड है। देखो ये वीडियो उनके लिए है जो सच में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो, बाकी आप खुद समझदार हो, ठीक है। तो सेल्यूलोज, ठीक है, और जो ये पैक्टिन से बना होता है, क्या बना होता है, सेल वॉल। किसका, कोशिका भित्ति बना होता है, तो आपको याद रखना है प्लांट का जो कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज और पैक्टिन, या सिर्फ सेलुलोज लिखा हुआ आएगा। और सेलुलोज और पैक्टिन क्या है, तो याद रखिएगा ये पॉलीसेकेराइड है। काइटिन क्या है, तो ये पॉलीसेकेराइड है, याद रखिएगा ये सब चीज, ठीक है। उसके बाद एक आता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का जो आपका जो सेल वॉल बना होता है वो किससे बना होता है, तो आपको याद रखना है म्यूरिन, ठीक है, किससे बना होता है, आपका म्यूरिन से बना होता है, या आपको लिखा होगा पेप्टिडोग्लाइकन। क्या लिखा होगा, पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये तीनों याद रखना, फंगस का काइटिन से, प्लांट का सेलुलोज से, और बैक्टीरिया का म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कोशिका के बारे में, पढ़ा कुछ कोशिकांगों के बारे में भी हमने पढ़ लिया। याद रखिएगा हमने क्या बता, एक याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट, इसको हरित लवक बोलते हैं। याद रखिएगा ये प्लांट जगत में मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है आपको, जंतु जगत में नहीं मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा वो चीज। उसके बाद हम लोग बात किए, यहाँ हो गया कि जो आपका जो कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, मैंने बताया था। चलिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो याद रखिएगा कोशिका सिद्धांत जो सेल थ्योरी है उसका प्रतिपादन किसने किया, तो सिल्डन एंड स्वान ने किया। सेल थ्योरी का किसने किया, सिल्डन एंड स्वान। अभी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सेल थ्योरी को, कौन सा सूक्ष्म जीवी है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, तो आप क्या बोलोगे, कौन सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, तो जो आपका वायरस है वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस का डिस्कवर किसने किया था, तो इवानोवस्की ने किया था। किसने किया था, इवानोवस्की ने किया था। और एक दरोगा में 2008 में आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया था, या उससे आगे वाले एग्जाम में, कि किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपको दिया होगा, तो याद रखिएगा वायरस में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, तो याद है क्या, सबसे बड़ा का बात किया है, सबसे लंबा का बात नहीं किया है। तो अगर सबसे बड़ा होगा तो क्या होता है, जो ओमेन होती है, महिलाएं होता है, उसका जो अंडा होता है, ठीक है, ओवम जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। बट अगर पूछे कि सबसे लंबा कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। जो न्यूरॉन जो होता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका की जगह आपको न्यूरॉन भी लिखा हुआ ही आएगा, न्यूरॉन लिखा हुआ आएगा। तो सबसे लंबा कोशिका बोले तो न्यूरॉन याद रखना है,
सबसे बड़ा कोशिका बोले, ये मैं कहाँ का बात कर रहा हूँ, ह्यूमन के अंदर, तो ओवम याद रखना है। और याद रखिएगा तंत्रिका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो दो जो आपका कार्यात्मक इकाई होता है तंत्रिका तंत्र का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूरॉन बोलते हैं। और एक याद रखिएगा जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, जो सेंट्रल तंत्रिका तंत्र होता है वो किससे बना होता है, तो दो चीज से, एक है ब्रेन और एक है आपका मेरुदंड, पीछे वाला आपका मेरुदंड, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है, तो आपको याद रखना है ब्रेन और आपका स्पाइनल कोड। और क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, ठीक है, उसको कंट्रोल कौन करता है, तो हमारा स्पाइनल कोड ही करता है। ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है, याद रहेगा ये सब। चलिए, शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, अगर पूछेगा सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सिर्फ इस तरीके से लिखा हो कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आप बोलोगे त्वचा, डेट मीन्स स्किन, ठीक है। दूसरा अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा है, अंग, अंग मतलब ऑर्गन, ठीक है, तो सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन है, बॉडी के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो है आपका लीवर, आपको याद रखना है। तो पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आपको याद रखना है आपका स्किन याद रखना है, ठीक है। और पूछा जाए कि मतलब मानव के शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो है लीवर। लीवर आपको पता है एक ग्रंथि भी है, ठीक है। अब ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, लीवर जो है सबसे बड़ा ग्रंथि है, ये चीज याद रखिएगा। और सबसे छोटा ग्रंथि, ग्रंथि मतलब ग्लैंड, ठीक है, तो सबसे छोटा ग्रंथि कौन है, तो आपको मारना है पिट्यूटरी ग्लैंड। बट अगर ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड भी दिया हुआ है तो पीनियल ग्लैंड भी आप टिक मार सकते हो। तो सबसे बड़ा ग्रंथि आपको बोलेगा तो आप बोलोगे लीवर, सबसे छोटा ग्रंथि अगर आपको बोलेगा तो आप मारोगे पिट्यूटरी ग्लैंड। अब लीवर का क्या काम है, तो सबसे पहले याद रखिएगा ये यूरिया बनाता है। हमारे बॉडी में जितना भी आपका एमोनिया होता है बहुत ही हानिकारक, उसको यूरिया में चेंज कर देता है। तो यूरिया कौन बनाता है बॉडी में, तो आपको याद रखना है लीवर। ग्लाइकोजिन, ठीक है, और विटामिन ए को कहाँ स्टोर होता है, तो आपको याद रखना है लीवर में। सिरोसिस, ये ठीक है, एक सिरोसिस बीमारी होता है, ठीक है, अगर आप ज्यादा दारू पियोगे तो पूछा जाएगा कि सिरोसिस जो बीमारी है, ठीक है, वो कौन से भाग को इफेक्ट करता है, तो लीवर को। जॉन्डिस कौन से भाग को इफेक्ट करता है, तो लीवर को, ठीक है। और ऐसा कौन सा हमारा अंग है, ठीक है, जिसके अंदर रीऑर्जिनेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। रीऑर्जिनेशन मतलब अगर उसमें कट टूट भी गया, ठीक है, तो फिर से अपने आप को बना लेगा, तो क्या आंसर मारोगे, आप लीवर ही मारोगे। और लीवर कौन सा आपका जूस बनाता है, तो ये बाइल जूस बनाता है। उसका क्या काम होता है, तो बाइल जूस जो होता है हमारा जो फैट होता है, ठीक है, वसा जो होता है उसको पचाने में काम आता है। तो लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। और बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, तो पित्ताशय में स्टोर होता है, गोल्ड ब्लडर में। याद रखना ये सब चीज पूछा जाएगा, ठीक है। अब एक चीज मुझे कमेंट करना कि जो आपका बाइल जूस होता है, ठीक है, वो जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, ये सब चीज पूछा गया, ये भी आप नीचे। क्रोमोसोम का नामकरण किया किया था, तो आपको याद रखना है वेल्डेयर ने किया था, ठीक है, किसने किया था, वेल्डेयर ने किया था। ह्यूमन में कितना पेयर होता है क्रोमोसोम, तो 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, जिसमें 22 तो नॉर्मल होता है और एक पेयर जो होता है एक्स एक्स होगा, ठीक है। अगर फीमेल है तो क्या होगा, 22 प्लस एक्स एक्स, ठीक है, 22 ये पेयर है, ठीक है। तो ये 44 ये हो गया, और ये कितना हो गया, 2 हो गया, तो 46 हो गया। वही अगर मेल है तो क्या होगा, 22 प्लस एक्स वाई होगा, अच्छे से याद रखना। तो बच्चा लड़का होगा कि लड़की, किस पे डिपेंड करेगा, आपका फादर पे डिपेंड करेगा। तो ये हो गया 22 प्लस एक्स एक्स, ये आपके आपका फीमेल के अंदर होता है, और 22 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो ये एक सेल के अंदर का बात किया जाए, एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है ह्यूमन में वो 46 होता है। अगर मेल है तो 22 प्लस एक्स वाई होगा, मतलब ये 22 इंटू 2 होगा, ये पेयर में होता है, मतलब पेयर में अगर बोले तो 23 होगा। तो 22 प्लस एक्स एक्स ये आपका फीमेल में होगा, और 22 प्लस एक्स वाई ये आपका मेल में होगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए, आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, तो सबको पता है किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका लाइजोसोम को कहा जाता है। और लाइजोसोम को खोजा किसने था, तो आपको याद रखना है डी डुबे ने खोजा था। लाइजोसोम को किसने खोजा था, तो डी डुबे ने खोजा था। बहुत डिटेल में ये सब पढ़ाया हुआ, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन से बात करेंगे। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या मैंने बोला, राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसमें किस टाइप का शर्करा होता है, या शर्करा दैट मीन शुगर होता है, तो इसमें पेंटोस शुगर होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। कौन सा शुगर होता है, इसमें पेंटोस शुगर होता है। अब याद रखिए, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ठीक है, इसमें नाइट्रोजेनियस क्या होता है, क्षार होता है, नाइट्रोजेनियस बेस होता है। अब जैसे कि अगर मैं डीएनए लिखता हूं, क्या लिखता हूं मैं, डीएनए लिखता हूं, तो इसमें क्या होगा, एटी, मैंने आपको इस तरीके से याद करवाया था, सीजी, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड आपका गिबनाइन, ठीक है।
एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्यूनाइन, ये चार क्या होता है आपका नाइट्रोजेनियस बेस होता है, ठीक है, डीएनए में। और अगर आरएनए में बात करें तो सिर्फ आपको क्या करना है, टी के जगह आपको यू ला देना है, मतलब यूरासिल आ जाता है। तो ए यू और सी जी, एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और ग्यूनाइन। तो चार जो होता है आपका क्या होता है, आपका नाइट्रोजेनियस बेस होता है। इस पे क्वेश्चंस बने, याद रखना। डीएनए में होता है एटी मतलब एडेनिन, थाइमिन और सी जी मतलब साइटोसिन एंड ग्यूनाइन। वहीं आपका आरएनए में क्या होता है, एडेनिन, ठीक है, और आपका यूरासिल, थाइमिन की जगह बस यूरासिल लिख देना, ठीक है, और यहाँ सेम होता है आपका साइटोसिन और ग्यूनाइन। याद रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा, यहाँ तक हो गया। उसके बाद है कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, मैंने अभी बता दिया था। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आपका जो सेल में जो श्वसन क्रिया होता है वो कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखोगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका खुद का आपका डीएनए होता है। नेक्स्ट याद रखोगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें 70S क्रोमोसोम होता है, ठीक है। फिर याद रखोगे कि क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है किस फॉर्म में, तो एटीपी के फॉर्म में करता है। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ये सेल ऑर्गेनेल है, ये भी आपको याद रखना है। और एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। कोशिका का ईंधन कहाँ किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है किसको कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को कोशिका का ईंधन कहा जाता है, ठीक है। अब याद रखना कोशिका का फ्यूल मतलब, ठीक है। अब ग्लूकोज याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के बहुत प्रकार है, मैंने आपको करवा रखा है। और सबसे जो छोटा यूनिट, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जा चुका है बीपीएससी में, कि सबसे जो छोटा यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का वो कौन सा होता है, तो वो आपका ग्लूकोज होता है, ये चीज याद रखिएगा। और अगर जो एथलीट जो होते हैं उनको तुरंत एनर्जी देना है तो हम लोग उनको क्या देते हैं, तो ग्लूकोज देते हैं। ग्लूकोज से मैंने और आपको क्या करवाया था, तो ग्लूकोज को, ठीक है, आप डायरेक्टली किस में चेंज कर सकते हो, पीने वाले एल्कोहल में, C2H5OH, दैट मीन्स इथाइल अल्कोहल में चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए था, आज ही आई थिंक ट्री वाला जो पेपर हुआ है साइंस के, सब देख लेना क्वेश्चंस, ठीक है, सब मैक्सिमम चीज पढ़ाया हुआ है। और उसमें ये भी क्वेश्चंस था, ठीक है, कि जाइमस एंजाइम से हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को। आप अगर मेरा साथ शुरू से पढ़े हो, ठीक है, आपने सब चीज एनालिसिस वीडियो देखा है जो मैंने ऐप पे डाला था, आपका स्कोर 80+ से नीचे हो ही नहीं सकता, ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ, ठीक है। तो जाइमस से क्या करते हैं, तो आपका ग्लूकोज से हम लोग अल्कोहल में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज आपको याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है राइबोसोम में, ये चीज मैंने आपको बता दिया। केंद्रीय मतलब जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है उसको किसने डिस्कवर किया था, मैंने बताया था। अगर सेल बोले, ठीक है, सेल बोले, कोशिका बोले, तो उसको डिस्कवर किसने किया है, तो आपको याद रखना है कौन, आपका रॉबर्ट हुक ने किया है। बट अगर केमिस्ट्री वाला आपका केमिस्ट्री वाला अगर चलिए तो अभी इसको याद रखना है किसने किया है, तो आपका रॉबर्ट हुक ने किया है सेल का। और अगर बोले कि न्यूक्लियस का किसने किया है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, ठीक है। बट अगर बोले कि केमिस्ट्री वाला न्यूक्लियस जो एटॉम का न्यूक्लियस होता है वो किसने किया, तो आपका रदरफोर्ड ने किया, याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि स्टडी ऑफ सेल को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग इसको बोलते हैं क्रायोलॉजी बोलते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद डीएनए का, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल। अब यहां से ध्यान से समझना, एक तो होता है डीएनए का, मैंने बता दिया ऊपर वाला, याद रखिएगा इसमें कौन सा नाइट्रोजेनियस बेस मिलता है। दूसरा डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें कौन सा शुगर होता है, तो पेंटोस शुगर होता है इसमें भी, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है जो डीएनए है, ठीक है, इसका हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, हेलिक्स मतलब इस टाइप का वाला जो मॉडल था, ठीक है, किसने दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। और वही बोलेगा कि आरएनए का मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एंड आर्थर, याद रखना, यहाँ वाटसन एंड क्रिक, वहां वाटसन एंड आर्थर, याद रखिएगा। आरएनए में वाटसन एंड आर्थर। एक चीज और याद रखिएगा, सिंपल लिखा होगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया 1953 में। बट अगर पूछे कि डीएनए का डिस्कवर किसने किया था, तो आप क्या बोलोगे, फ्रेडरिक एंड मिस्चर, फ्रेडरिक एंड मिस्चर, फ्रेडरिक एंड मिस्चर, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो क्रोमोसोम जो होता है, ठीक है, ये किससे बना होता है, तो याद रखिएगा जो क्रोमोसोम जो होता है वो किससे बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन से बना होता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो जो इंजाइम्स जो होता है, ठीक है, इंजाइम्स आपने सुना होगा, तो इंजाइम बेसिकली क्या है, तो याद रखिएगा इंजाइम भी क्या है, तो एक प्रोटीन ही होता है, ये चीज आपको याद रखना है। क्या होता है, इंजाइम भी क्या होता है, एक प्रोटीन ही होता है, ठीक है। मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मैंने बताया था 46 होता है, जिसमें कि 23 पेयर में होता है, जिसमें कि 22 पेयर तो क्या होता है, नॉर्मल पेयर होता है, पर जो लास्ट एक पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, लैंगिक गुणसूत्र होता है।
मानव त्वचा का ऊपरी ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, जो ऊपरी भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? तो एपिडर्मिस कहलाता है। और जो स्वेट ग्लैंड होता है, जो पसीना निकलता है, वो किस में होगा? तो ये भी पूछा जाएगा, तो वो भी एपिडर्मिस में ही होता है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा जो मैंने अभी बताया, सबसे बड़ा जो ऑर्गेन है, ठीक है, सबसे बड़ा जो आपका अंग है बॉडी का, वो कौन सा है? तो वो स्किन है, याद रखिएगा। और स्किन का जो कलर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? जैसे कि कोई थोड़ा ज़्यादा डार्क है, कोई थोड़ा ज़्यादा व्हाइट है, तो किस पे? तो मेलानिन पिगमेंट पे डिपेंड करता है। किसमें? मेलानिन पिगमेंट। जिसके जिसके मतलब स्किन में ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट होगा वो ज़्यादा डार्क होगा, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। उत्तकों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो उत्तक मतलब होता है आपका टिश्यू, ठीक है, और कोशिका मतलब होता है आपका सेल। तो उत्तकों का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग? हिस्टोलॉजी, उत्तक, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कौन सा मानव में ऐसा कौन सा उत्तक है, ठीक है, जो हमें चोट से बचाता है? तो इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल उत्तक, इपिथेलियल टिश्यू। अब एक दो पॉइंट में और करवा देता हूँ। जैसे कि टिश्यू आपका जंतु जगत में होता है, वैसे आपका पादप जगत में होता है। तो आपको मैंने ऐसे, आप प्लीज अगेन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आपका जो मैंने बोटनी पढ़ाया है, ठीक है, प्लीज उसका वीडियो आप देख लेना, ठीक है, बेस्ट वीडियो है एकदम, ठीक है। उसमें मैंने डिटेल में बता दिया कि कहाँ कहाँ से दरोगा में क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब याद रखना, एक होता है स्क्लेरन कायमा, एक होता है कोलन कायमा। स्क्लेरन कायमा, कोलन कायमा क्या है? तो ये पादप जगत का में क्या होता है, एक ये आपका स्थायी उत्तक है। क्या है ये? आपका स्थायी उत्तक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में जो मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, यांत्रिक सपोर्ट मिलता है, वो कौन से, ठीक है, उत्तक से मिलता है? तो आपको याद रखना है कोलन कायमा से, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो लचीलापन आता है, ठीक है, जो लचीला एकदम बारिश मतलब जोर जोर से हवा आ रहा है, पेड़ पूरा मुड़ जा रहा है पर टूटता नहीं है, तो जो लचीलापन आता है कौन से उत्तक के कारण होता है? तो कोलन कायमा के कारण होता है। और एक होता है स्क्लेरन कायमा, याद रखिएगा, जो स्क्लेरन कायमा होता है, जो बाहर से जो मजबूती एकदम देखते हो ना, कि मतलब कोई कोई पेड़ पौधा होता है, उसका बाहर वाला जो होता है छाल बहुत ही मोटा होता है। तो ये जो एकदम कट्ठेदार जो होता है, ये कौन से आपका उत्तक के द्वारा होता है, दिया जाता है? तो स्क्लेरन कायमा के द्वारा दिया जाता है। ये चीज याद रखिएगा। स्क्लेरन कायमा क्या होता है? ये एक डेड टिश्यू है, ये भी चीज आपको याद रखिएगा। और स्क्लेरन कायमा में एक चीज और याद रखिएगा, जो आपका कोशिका होता है, सेल जो होता है, क्योंकि सेल से बनके टिश्यू बनता है, तो कोशिकाओं के बीच में पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा उत्तक है, कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसमें क्या होता है, आपका सेल के बीच में स्पेस नहीं होता है, तो उसमें स्क्लेरन कायमा में नहीं होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है होमो सेपियंस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, आपका मोर, उसका नाम क्या है? मोर का क्या होता है? तो आपका पैबो क्रिस्टिया। मैंने ट्रिक से सब करवाया, जाके देख लेना, पैबो क्रिस्टिया। फिर से मैंने आपको करवाया था, ठीक है। आम का क्या होता है? तो मैंगोफिरा इंडिका। आपका जो गाय होता है उसको क्या है? तो बॉस इंडगस, ठीक है। जो हमारा टाइगर है उसको क्या बोला जाता है? राना, आपका जो पैंथेरा टिग्रिस बोला जाता है हमारा, किसको? आपको पैंथेरा टिग्रिस बोला जाता है, आपका हमारा टाइगर को। और जो आपका मेढक होता है उसको क्या बोला जाता है? राना टिग्रिना, ठीक है। और याद रखना, जो हमारा कमल है उसको क्या बोला जाता है? निलम्बो न्यूसी फेरा। तो ये सब आपको याद कर लेना है, ठीक है, जो कि जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए कि शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो याद रखिएगा, शरीर में जो पाचन प्रारंभ होता है वो आपका कहाँ से होता है? तो आपको याद रखना है, शरीर में जो पाचन प्रारंभ होता है वो मुंह से होता है। और मुंह में सबसे पहले देखो, शरीर का पाचन कहाँ से स्टार्ट होगा? तो मुंह से होगा। और मुंह में क्या होता है आपका? दो चीज आपको याद रखना है, एक होता है आपका टाइलिन, ठीक है, टाइलिन, और दूसरा क्या होता है आपका? एमाइलेस, ठीक है। तो एमाइलेस का काम क्या होता है? मुंह में जो लार होता है उसमें क्या होता है? एमाइलेस होता है और टाइलिन होता है। तो एमाइलेस क्या करता है? जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया हम लोग खाते हैं कुछ कच्चा चीज, तो उसको मारता है, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं मारता है पर हम मारता है, ठीक है। उसके बाद जो टाइलिन जो होता है ये क्या करता है आपका? तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन शुरू होता है, पहला क्वेश्चन, कहाँ से होता है पाचन शुरू? तो मुंह से होता है। और सबसे पहले जो मुंह में जो पाचन स्टार्ट होता है वो किसका होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। और उसका पाचन के लिए हेल्प कौन करता है? तो टाइलिन करता है। और कार्बोहाइड्रेट होता है, या कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होगा? तो स्टार्च के फॉर्म में होगा, क्योंकि जो भी हम लोग खाते हैं कच्चा उसमें क्या होता है? स्टार्च होता है। अब याद रखिएगा, आप स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। क्या है आपका? पॉलीसेकेराइड है। तो अगर वो पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा? जो ये आपका टाइलिन है उसको किस में चेंज कर देगा? तो टाइलिन जो है इसको चेंज कर देगा किस में? आपको, तो उसको जो चेंज कर देगा वो कर देगा आपका
सबसे पहले देखिए जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ना वो आगे भी और पचेगा, पर सबसे पहला जो पाचन होता है वो मुंह में होता है, ठीक है। और यहाँ जो क्या करता है उसको वो क्या करता है, माल्टोज में चेंज कर देता है। कौन माल्टोज में चेंज कर देता है, आपका टाइलिन, याद रखिएगा। तो टाइलिन और जो आपका एमाइलिस है वो कहाँ, मुंह में मिलता है और आपका कार्बोहाइड्रेट के पाचन में इंपॉर्टेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं वो स्टार्च होता है, स्टार्च को वो किस में चेंज कर देता है, तो वो जो चेंज कर देता है आपका किस में चेंज कर देता है, माल्टोज में चेंज कर देता है। और यही माल्टोज फिर जब पेट से होते हुए, ठीक है, आपका छोटी आंत में पहुंचेगा, ठीक है, तो वहां फिर से क्या होगा, आपका पेनक्रियास से क्या होगा, आपका क्या आएगा, वहां से फिर से आएगा सेलेब्री एमाइलेस आएगा, ठीक है। और फिर से सेलेब्री एमाइलेस क्या करेगा, ये माल्टोज को फिर से 2 ग्लूकोज में ये तोड़ देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो जो चीज मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो फिर से चलिए पॉइंट पे आते हैं। कार्बोहाइड्रेट याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुंह से होता है। अब मुंह में कौन सा एंजाइम, तो टाइलिन और आपको सेलेब्री एमाइलेस याद रखना है। अगर 1 ग्राम अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का यूज करेंगे तो उसमें कितना एनर्जी मिलता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो 4.2 किलो कैलोरी हमें मिलता है, ठीक है। चलिए उसके बाद पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। देखिए भोजन का जो अवशोषण होता है और सबसे ज्यादा जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत का 3 भाग होता है, DJI याद रखना, ड्यूडेनियम, जिजेनियम और इलम। ड्यूडेनियम, जिजेनियम एंड इलम आपको याद रखना है, ठीक है। जहां सबसे ज्यादा जो पाचन हो जाता है और आपका अवशोषण होता है वो कहाँ होता है, आपका ड्यूडेनियम में होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए और ड्यूडेनियम में आपको एक चीज और मिलता है, चलिए वहां चलिए तो और एक चीज याद रखें, जो अपेंडिक्स, आपने अपेंडिक्स सुना होगा, क्या अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, तो अपेंडिक्स कहाँ लगा होता है, तो आपको याद रखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। कहाँ लगा होता है, आपका बड़ी आंत में लगा होता है। और बड़ी आंत का भी कौन सा वाला भाग में, तो कॉलन वाला भाग में लगा होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। लार में मुख्य रूप से पाया जाता है कौन सा एंजाइम, तो अब मैंने अभी बताया था टाइलिन एंजाइम इसमें पाया जाता है, ठीक है। और जब ये पेट में पहुंचता है, पेट में पहुंचने के बाद वहां कौन सा आपका डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है, तो पेट में जब पहुंचेगा तो कौन सा निकलेगा, आपका पेट में जो ग्रंथियां होती है, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल होता है, तो उसमें क्या निकलेगा, पेप्सिन निकलेगा। तो पेट में किसका फिर पाचन होगा, तो पेट में जो पाचन होता है वो किसका होता है, प्रोटीन का होता है। मुंह में किसका पाचन शुरू हुआ, तो आपका कार्बोहाइड्रेट का हुआ। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हो कि लार में मुख्य रूप से होता है, ये मैंने आपको करवा दिया टाइलिन, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ आपको एक मिनट लेता हूँ, ठीक है। देखिए अब मुख से आया हुआ कहाँ, आपका पेट में, पेट में आया होगा। तो पेट में क्या होता है आपका, दो आपका आपको याद रखना है, आपका आपका इंजाइम जो आपको पचाने में जो हेल्प करता है, आपको एक है पेप्सिन, ठीक है, और एक है आपका रेनिन। तो पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन तो मुंह में पचा नहीं, तो प्रोटीन को क्या करता है, ये पेप्टोन में चेंज कर देता है। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन करता है, ठीक है। कहाँ, आपका पेट में क्या करता है, आपका प्रोटीन को वो पेप्टोन में चेंज कर देता है। और एक होता है आपका रेनिन। अब ये रेनिन का काम क्या होता है, जो हम लोग दूध में, जो आपका दूध जो लोग पीते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो उसका फिर पाचन कौन करता है, तो उसका जो पाचन करता है आपका वो रेनिन करता है। कौन करता है, आपका रेनिन करता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए और 3 आपको और एक याद रखना है यहां। देखिए तो पेट में आया, देखो सबसे पहले मुख में हमने किसका किसका बात किया, हमने वहां बात किया आपका सेलेब्री एमाइलेस, ठीक है। और प्लस हमने क्या बात किया, हमने बात किया टाइलिन। यहां किसका पाचन हुआ, तो यहां पाचन हुआ आपका किसका, कार्बोहाइड्रेट का, या बोलो स्टार्च का तोड़ा गया हुआ। उसके बाद पेट में आया, पेट में मैंने किसका बात किया, पेप्सिन का, ठीक है, पेप्सिन का। अब पेप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन को। अब प्रोटीन को किस में छोड़ देगा, पेप्टोन में छोड़ देगा। वही मैंने पेट में एक और चीज बात किया, रेनिन। रेनिन, रेनिन क्या करता है, तो आपका जो दूध में, ठीक है, जो दूध में जो भी आपका जो दूध के ऊपर जो पाचन क्रिया करता है, ठीक है, वो कौन करता है, तो आपका रेनिन करता है। तो यहां चीज आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है, तो जब ये पेट से फिर से क्या आएगा, आपको छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत का क्या होता है, 3 भाग होता है। एक होता है डिडेनम, इस तरीके से याद रखो, डिडेनम, आपका डीजे याद रखना, ठीक है, ड्यूडेनियम, जिजेनियम और इलम। अब ये ड्यूडेनियम जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, ठीक है, यहाँ होता है आपका पेनक्रियास, पेनक्रियास मतलब अग्नाशय, ठीक है, और यहाँ होता है आपका लीवर।
तो लीवर से आता है आपका बाइल, बाइल जूस आपने पढ़ा होगा पित्ताशय से, ठीक है। लीवर, बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर। और स्टोर कहाँ होता है? आपका गोल ब्लाडर मतलब पित्ताशय में, तो वहां से आता है आपका बाइल जूस। और पेनक्रियास से आता है 3 डाइजेस्टिव जूस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक है आपका लीवर से आता है हमारा कौन सा, सॉरी पेनक्रियास से, एक आता है एमाइलेस। एमाइलेस हमने ऊपर भी पढ़ा था, पर वो सेलिबा वाला एमाइलेस था, इसलिए हम उसको सेलेब्री एमाइलेस बोलते हैं। ये है आपका पेनक्रियास से आएगा, ठीक है। तो ये एमाइलेस आएगा, फिर से लिप्सा आएगा, और आपका ट्रिप्सिन आएगा। तो देखो, तो अब ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत जो डिड्यूनियम है, इसमें क्या आ रहा है? बाइल आ रहा है, ठीक है, जो क्या करेगा? फैट को पचाने में मदद करेगा। बट याद रखिएगा, बाइल जो है ये डाइजेस्टिव जूस नहीं, ये पचाने में हेल्प नहीं करता है, सिर्फ ये तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। तो बाइल आएगा, ठीक है। उसके बाद पेनक्रियास से आया आपका एमाइलेस, जो कि फिर क्या करेगा? जो भी कार्बोहाइड्रेट और बच गया है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को अब क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप क्या होता है? तो ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तक जो होगा आप कौन तोड़ देगा? ये आपका एमाइलेस तोड़ देगा। फिर से लिप्सा, लिप्सा का काम क्या होगा आपका? तो ये फैट को तोड़ेगा पूरी तरीके से। फैट को किस में तोड़ देगा? जो आपका वसा है उसको आपको किस में तोड़ देगा? तो वह आपका ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देगा। और एक है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ये क्या करेगा? जो आपका प्रोटीन जो टूटा था पेप्टोन में, आप उसको फाइनली किस में तोड़ देगा? एमिनो एसिड में तोड़ देगा। तो याद रखिएगा से आपका पेनक्रियाटिक, एमाइलेस, लिप्सा एंड ट्रिप्सिन, ये तीनों जो है आपका पेनक्रियास से आता है, अग्नाशय से आता है। और बाइल जो है आपका कहाँ से आता है? लीवर से आता है। और ये सब आता है कहाँ? आपका छोटी आंत का जो सबसे पहला वाला भाग होता है ड्यूडेनम, वहां आता है। और फिर से फाइनल पूरी तरीके से पाचन यहाँ करता है, और यहीं आपका अवशोषण भी सबसे ज्यादा हो जाता है छोटी आंत में ही। छोटी आंत का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका ड्यूडेनम, ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अब इजी होगा, ये चीज मैंने आपको समझा दिया ना, अब क्वेश्चन करने इजी होगा। मनुष्य में प्रतिदिन लार बनता है, तो प्रतिदिन कितना लार बनता है? तो आपको याद रखना है अराउंड 1.5 लीटर। और लार का जो प्रकृति होता है कैसा होता है? तो क्षारीय होता है, ये चीज याद रखना है। लार का पीएच कितना होता है? क्षार होता है अराउंड 6 से 6.5 इस तरीके से होता है। 6 तो नहीं होगा, थोड़ा 6.5 ही एवरेज इतना रहता है, ठीक है। दूध को, ठीक है, फाड़ने तथा थक्का बनाने, मैंने अभी बताया था रेनिन एंजाइम, ये क्या करता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, क्या करता है? प्रोटीन, प्रोटीन का, ठीक है। तो याद रखिएगा जो भी प्रोटीन, देखिए आई थिंक मैंने वहाँ मिल्क में आपको, देखिए याद रखिएगा रेनिन जो है ना, रेनिन, ठीक है, ये जो मिल्क में जो प्रोटीन होता है, ठीक है, उसको पचाने में हेल्प करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और पेप्सिन भी प्रोटीन को ये करने में करता है, ठीक है, ये चीज़ अच्छे से याद रखना। तो दूध को फाड़ने या थक्का बनाने में रेनिन यहाँ याद रखना। पेप्सिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। पित्त, बाइल का निर्माण होता है, मैंने अभी बताया था गॉल ब्लैडर या आपका पित्ताशय में होता है, याद रखिएगा। लीवर से मैंने बताया था आपको, एक इसमें डिजीज हो जाता है कौन सा? सिरोसिस डिजीज, अगर आप ज्यादा पियोगे तो, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो लीवर है, ठीक है। यूरिया कौन बनाता है? तो लीवर बनाता है। विटामिन ए और ग्लाइकोजिन को कौन स्टोर करता है? तो वो भी आपका लीवर करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मैंने बता दिया लीवर है। और याद रखिएगा अगर आप पॉइजन, पॉइजन मतलब कुछ भी अगर पॉइजन खाते हो तो सबसे पहले आपका कौन सा इफेक्ट होगा? तो लीवर ही इफेक्ट होता है, ठीक है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो आपका पेनक्रियाज है। याद रखिएगा ये मिक्स्ड ग्लैंड, अगर पूछेगा कि मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा है, ठीक है, मिक्स्ड ग्रंथि कौन सा है, तो आपका पेनक्रियाज है। क्यों? क्योंकि ये आपका डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब पाचन रस भी प्रोड्यूस करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है, और ये हार्मोन भी आपका बनाता है। तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका ये इंसुलिन, इंसुलिन आपने, और याद रखिएगा जो ये अग्नाशय, अग्नाशय तो मैंने अभी बताया कि ये क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस भी मैंने अभी बताया, लिप्सा, ट्रिप्सिन, आपका एमाइलेस करता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है? हार्मोन भी बनाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन बनाता है? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हार्मोन बनाता है इसका एक बीटा सेल होता है। बीटा सेल से मतलब जो आपका पेनक्रियास है उसमें एक होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या होता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होता है उसमें 3 टाइप के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा क्या बनाता है? तो ग्लूकागोन हार्मोन बनाता है। बीटा क्या बनाता है? तो आपका क्या बनाता है? तो इंसुलिन बनाता है। तो इंसुलिन बनाने का भी जो काम होता है वो कौन करता है? तो आपका अग्नाशय ही करता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए पूरा बायोलॉजी को एक वीडियो में समेटना बहुत बड़ी बात है, तो थोड़ा कम लिखूं तो सुनने पे ध्यान दीजिएगा। वसा का पाचन कौन करता है? मैंने अभी बताया था लाइपेज करता है, ठीक है। इसको लाइपेज बनाता कौन है? तो ये अग्नाशय आपका लाइपेज बनाता है। और ये लाइपेज का फाइनल काम क्या होता है? तो फैट जो होता है उसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देता है। प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन
उसको अमीनो अम्ल में बदल देता है। मैंने अभी बताया था कि प्रोटीन का पाचन और प्रोटीन को पूरी तरीके से अमीनो अम्ल में कौन बदल देता है, तो ट्रिप्सिन बदल देता है। और याद रखिएगा एक प्रोटीन यूनिट बनाने के लिए 20 यूनिट ऑफ अमीनो एसिड चाहिए। ठीक है, शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है, तो कौन बदलता है, मैंने अभी बताया था शर्करा। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि जो आपका जो शर्करा है, ठीक है, उसको ग्लूकोज में कौन बदलेगा। तो सबसे पहले शर्करा का पाचन कहाँ हुआ था, तो मुंह में हुआ था। वहां क्या था, तो जो आपका स्टार्च था वो किस में टूट गया था, तो माल्टोज में टूट गया था। ठीक है, अब ये जो माल्टोज है, ठीक है, ये माल्टोज को, ठीक है, अब माल्टोज को क्या होगा, आपका पूरी तरीके से आपका ये ग्लूकोज में टूट जाएगा। याद रखिएगा ग्लूकोज में, तो वो कौन करेगा, तो एक आपका, ठीक है, माल्टेज। ठीक है, आपको याद रखना है माल्टेज। तो माल्टेज जो क्या करता है आपका, वो ये काम करता है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, माल्टेज ये काम करता है। चलिए, उसके बाद है मल में जो दुर्गंध होता है वो कैसे होता है, इंडोल तथा आपका स्कोटलिक नामक एमिनो अम्ल के कारण। इसको डायरेक्टली याद रखना है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो वेंटिंग एंड वेस्ट ने की थी। और इंसुलिन की कमी होने से क्या हो जाएगा, तो डायबिटीज हो जाएगा। आपको याद रखिएगा इंसुलिन का कमी से क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगा। इंसुलिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो आपका पेनक्रियाज में होता है, अग्नाशय में होता है। ठीक है, और अग्नाशय का कौन सा वाला भाग से, तो आपको याद रखना आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद जो ब्लड जो होता है, तो ब्लड में शर्करा मात्रा में नियंत्रण करता है। मैंने अभी बताया ब्लड में ग्लूकोज का लेवल का नियंत्रण कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा यहाँ ब्लड का बात चला है, तो सबसे पहले याद रखना है ब्लड क्या है, तो ये एक उत्तक है। क्या है, एक टिश्यू है। किस टाइप का टिश्यू है, तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड मतलब तरल। ठीक है, तो ये आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा जो आपका ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड जो है बेसिकली दो भाग में टूटता है। ठीक है, ब्लड पूरा जो ब्लड है दो भाग में टूटता है। इसमें 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 45% क्या होता है आपका, तो याद रखिएगा 45% क्या होता है, तो इसमें आपका रक्त कणिकाएं होता है, मतलब ब्लड कर्पसेल्स होता है। आप तीन तरीके का ब्लड कर्पसेल्स आपने सुना होगा। एक होता है आपका वाइड ब्लड कर्पसेल्स, मतलब WBC। ठीक है, स्वच्छ रक्त कणिकाएं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ल्यूकोसाइट बोलते हैं। याद रखना, व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही अगर हम लोग रेड ब्लड सेल को हम लोग क्या बोलते थे, एरिथ्रोसाइट, ये आगे भी मिलेगा। ठीक है, एरिथ्रोसाइट। और हम लोग जो प्लेटलेट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ये तीनों याद रखना। ठीक है, WBC को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट, सॉरी WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। ठीक है, और रेड ब्लड सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एरिथ्रोसाइट। ठीक है, और हमारा जो आपका जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा जो एक दिन में जो नॉर्मल जो पुरुष है, ठीक है, वो कितना लीटर ब्लड मतलब उसके बॉडी के अंदर होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। और महिलाएं में 1 लीटर कम 4 से 5 लीटर होता है। याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद हम लोग आरबीसी में आते हैं। अब आरबीसी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आरबीसी का नाम क्या है, तो इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको याद करना है कि जो आरबीसी है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो ये क्या है, रेड ब्लड सेल है। तो सबसे पहले याद रखिएगा इसका काम होता है कि पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन का संचरण करता है वो कौन करता है, तो आरबीसी करता है। दूसरा याद रखिएगा आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है आरबीसी में, ये भी बात याद रखिएगा। बट दो ऐसा जानवर है जिसका आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, केंद्रक न्यूक्लियस मतलब लम और केमल। तो लम और केमल एक ऐसा, लम मतलब केमल का जैसे एक एनिमल है, लम और केमल एक ऐसा जानवर है जिसके आरबीसी में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है। याद रखिएगा हेमोग्लोबिन जो होता है किसमें होता है, तो हेमोग्लोबिन भी जो होता है आपका आरबीसी में ही होता है। तो ब्लड जो लाल क्यों होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा ब्लड में कौन सा आपका मेटल होता है, धातु होता है, तो आयरन होता है। ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। अभी हम लोग 37 ही क्वेश्चन में पहुंचे और करना हमें बहुत ज़्यादा है। कितना टाइम हो गया, 45 मिनट हो गया। आप समझ जाओ। मृत आरबीसी को नष्ट, अब देखो तो आरबीसी का बात चल रहा था, तो आरबीसी से मैंने जो जो क्वेश्चन बताया याद रखिएगा। प्लस याद रखिएगा आरबीसी बनता कहाँ है, तो आपको याद रखना अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, दैट मीन्स बोन मेरो में मरता है। पर ये मरता कहाँ है, तो आपको याद रखिएगा मरता कहाँ है, तो स्प्लीन में जाके। ठीक है, प्लीहा में जाके। और स्प्लीन से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ब्लड बैंक किसको बोला जाता है, तो स्प्लीन को ही बोला जाता है। तो बोला जाएगा कि आरबीसी कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ जाके मरता है, तो आपका स्प्लीन में मरता है।
और आरबीसी का कब्रगाह किसको कहा जाता है, तो स्प्लीन को कहा जाता है। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, तो स्प्लीन को कहा जाता है। और आरबीसी का जो होता है, ठीक है, जो इसका जो समय काल होता है कितना होता है, तो 20 से 120 दिन तक होता है। और आरबीसी में ही आपका हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो रक्त है वो लाल होता है। और याद रखिएगा आरबीसी ही होता है जो पूरे, ठीक है, बॉडी में क्या करता है, आपका ऑक्सीजन सर्कुलेट करता है। तो आरबीसी का नष्ट किया जाता है तो यकृत के द्वारा किया जाता है, आप याद रखोगे, ठीक है। याद रखें, स्प्लीन के बारे में मैंने बता दिया, और ये ब्लड बैंक होता है, वो सब चीज़ मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और याद रखने का नष्ट किसके द्वारा किया जाता है, तो यकृत के द्वारा किया जाता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से, देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, एक पूछा जाएगा कि शरीर के अंदर रक्त जमने से कौन रोकता है, तो आपको याद रखना है कौन जो रोकता है, तो वो हेपरिन रोकता है। शरीर के अंदर रक्त जमने से कौन रोकता है, तो हेपरिन, ये भी प्रोटीन होता है। बट बाहर जब कोई कट जाता है, ठीक है, तो थक्का बनने में मदद कौन करता है, तो वो है आपका फाइब्रोनोजिन। तो बाहर थक्का जमने में हेल्प करता है फाइब्रोनोजिन, और अंदर रक्त नहीं जमने देता है आपका हेपरिन। शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, मैंने बता दिया, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम जलाओगे तो 4.2 किलो कैलोरी मिलेगा। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो आपको याद रखना है प्रोटीन का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो किया गया था आपका जे बर्जीलियस के द्वारा। और बर्जीलियस से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जितने भी हमारे तत्व हैं, ठीक है, उसका जो सिंबल दिया गया, जैसे कि सोडियम को Na लिखते हैं, तो ये सिंबल किसके द्वारा दिया गया था, तो ये भी बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। अगर हम लोग प्रोटीन का बात करें तो इसको हम लोग, आपको पता है प्रोटीन जो कौन बनाता है, राइबोसोम। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। अब प्रोटीन जो होता है बेसिकली याद रखिएगा, अगर प्रोटीन अगर आपके अंदर कमी हो गया तो दो बीमारी आपको हो जाएगा, एक होता है क्वासिरकोर और एक मेरस्मस। तो पूछा जाएगा कि किसके कमी से क्वासिरकोर और मेरस्मस होता है बच्चों में, तो आपको याद रखना है प्रोटीन के कमी से होता है। और याद रखिएगा हमारे बॉडी में, ठीक है, जो 9 तरीके का ऐसा प्रोटीन चाहिए जो हमारे बॉडी को चाहिए, बट क्या होता है वो हमारे बॉडी में बनता नहीं है, इसीलिए हम लोग बाहर से लेते हैं। तो 9 ऐसे प्रोटीन हैं जो हम लोगों को बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा उसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो है लाइसिन, ये भी नाम याद रखिएगा। प्रोटीन बना होता है तो 20 अमीनो अम्ल से, मैंने आपको बता दिया। प्रोटीन नहीं होगा तो क्वासिरकोर और मेरस्मस हो जाता है बच्चों में। मनुष्य के शरीर में आवश्यकता होती है तो 20 प्रकार की प्रोटीन की, उसमें से जो 20 प्रकार की प्रोटीन है वो उसमें से 9 प्रकार की जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हम लोग बाहर से लेते हैं। 1 ग्राम अगर वसा जला, मतलब 1 ग्राम वसा कितना ऊर्जा देती है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट का पूछेगा तो 4.2 किलो कैलोरी, और अगर फैट पूछेगा, वसा पूछेगा, वो कितना देता है 1 ग्राम में, तो 9.3 या 9.2 किलो कैलोरी। विटामिन की खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आ गए विटामिन पे। क्या पे आ गए हम लोग, विटामिन पे आ गए। तो अगर हम लोग विटामिन पे आ गए, चलिए देखिए, विटामिन ए, देखो तो विटामिन पे आगे सबसे पहले विटामिन का मैंने क्या बताया, विटामिन का खोज किसने किया था, विटामिन, ठीक है, नाम किसने दिया है, खोज किसने किया, तो आपको याद रखना है विटामिन शब्द किसने दिया, तो फंक ने दिया, ठीक है, खोज किया फंक ने दिया। अब विटामिन ए और बी का डिस्कवरी किसने किया, तो मैकुलन ने किया। ए और बी का मैकुलन ने किया। सी का किसने किया, तो हॉलकट ने किया। और डी का किसने किया, हॉपकिंस ने किया, ठीक है, बड़ा ईजी है, मैंने सब ट्रिक से बहुत बार बताया। तो ए और बी मैकुलन, सी हलकट और डी आपका हॉपकिंस, आपको याद रखना है। अब याद करो जितने भी विटामिन हैं उसके आपको केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए। जैसे विटामिन ए को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेटिनॉल बोलते हैं। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है तो जल्दी से देखिए, विटामिन बी1 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो थाइमिन बोलते हैं। विटामिन बी2 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन बी3 को क्या बोलते हैं, तो नाइसिन बोलते हैं। विटामिन बी3 के बाद बी5 में आए तो विटामिन बी5 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पैंथेनोइक एसिड बोलते हैं। विटामिन बी6 को क्या बोलते हैं, तो पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन बी7 को क्या बोलते हैं, तो बायोटिन बोलते हैं, ठीक है। विटामिन बी9 को क्या बोलते हैं, तो फॉलिक एसिड बोलते हैं। और विटामिन बी12 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामाइन बोलते हैं। उसी तरीके से विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे विटामिन सी को क्या बोलते हैं, तो एब्जॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, तो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, तो टोकोफेरल बोलते हैं। और हम लोग विटामिन के को क्या बोलते हैं, तो फाइलोक्यूनाइन बोलते हैं। ये सब याद रखिएगा, इससे क्या क्या बीमारी होता है वो भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो विटामिन सी और डी का याद रखिएगा, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जल में घुलनशील, अब याद रखिएगा
जो 2 विटामिन ऐसे जो जल में घुलनशील है और बाकी जितने भी विटामिन है वो क्या है आपका फैट सोल्यूबल होता है, डेट मीन्स आपका वसा में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी सी बस इतना याद रखना, ये क्या है आपका वाटर सोल्यूबल होता है। क्या है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। और बाकी जितना भी विटामिन है वो क्या है आपका, बाकी जितना भी विटामिन है वो क्या है आपका, वो आपका फैट सोल्यूबल है। याद रखिएगा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है हमारे बॉडी में, ठीक है, जो वाटर बैलेंस करता है, मतलब वाटर को बैलेंस करके रखता है। तो आपको याद रखना है वो है आपका एडीएच, एंटी डायरोटिक हार्मोन, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो एडीएच बहुत बार पूछा गया कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो वाटर का बैलेंस करता है हमारे बॉडी में, तो वह आपका एडीएच एंटी डायरोटिक हार्मोन, और एक और है आपका एल्डोस्ट्रॉन, ठीक है। तो एडीएच तो पक्का याद रखना, ये जो एल्डोस्ट्रॉन है ये एड्रेनल के द्वारा किया जाता है और एडीएच जो है हाइपोथैलेमस। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आपका वाटर का बैलेंस करती है बॉडी में, तो एडीएच आपको याद रखना है, ठीक है। तो वसा में घुलनशील है मैंने बता दिया एडीई के, क्योंकि बीसी होगा पानी में होगा, बाकी जो होगा ये होगा। शरीर में जल का भार होता है तो ऑलमोस्ट 65 to 80% जो होता है हमारे बॉडी में वो जल का ही भार होता है, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए, तो आपको याद रखना 4 से 5 लीटर। अब देखो यहाँ बार बार पानी का बात आ रहा है, तो पानी में याद रखिएगा पानी का जो होता है सबसे ज़्यादा विशिष्ट उष्मा होता है, स्पेसिफिक हीट जो होता है सबसे ज़्यादा जो होता है वो पानी का होता है। और पानी का जो घनत्व होता है याद रखिएगा वो बर्फ से ज़्यादा होता है, ठीक है। हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। तो देखिए आपका हड्डी और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक कार्बनिक पदार्थ है फ्लोरीन, बट अगर फ्लोरीन बहुत ज़्यादा हो गया तो वो भी बहुत हानिकारक होता है। अब याद रखिए यहाँ दांत का बात चले तो 2 तरीके का दांत होता है, एक होता है होमोडोंट, होमोडोंट मतलब होता है सभी दांत एक प्रकार के, तो वो क्या होता है, वो जैसे कि मछली हो गया तो मछली में क्या होता है होमोडोंट होता है। बट हम लोग का दांत कैसा है, तो याद रखिएगा हेट्रोडोंट है। हेट्रोडोंट कैसा होता है, जैसे हमारा हर दांत अलग अलग है, जैसे हमारा क्या है इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। याद रखिएगा ये आपको दांत वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। बच्चों में क्या होता है प्रीमोलर नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कितने ऐसे दांत हैं जो फिर से जन्मते, तो 20 ऐसे दांत हैं जो आपको फिर से जन्मते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपका टीथ फॉर्मूला होता है, दांत का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 2102 होता है, ये बच्चों में होता है, ठीक है। और जो आपका एडल्ट पुरुष है उसमें क्या होता है, तो 2123 होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो हाथी का जो दांत बाहर का जो निकला होता है वो कौन सा वाला दांत होता है, वो इंसीजर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अस्थियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है, तो आपको याद रखना है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है, याद रखिएगा। लोहा मैंने बताया था, कौन सा ऐसा है ब्लड में जो, तो आपका लोहा, याद रखिएगा अगर ब्लड में पूछे तो लोहा है, ठीक है। अगर पूछे कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल है तो मैग्नीशियम है। अगर आपको पूछे कि इंसुलिन में कौन सा मेटल है तो आपका जिंक है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए रक्त का बहुत तरीके का बीमारी होता है रक्त में, एक तो आपको एनीमिया होगा, अगर एनीमिया अगर आपको हो गया मतलब आपको नहीं हो गया, ना ही हुआ आपको, भगवान करे कभी। तो एनीमिया में क्या होता है कि आपको खून का कमी होने लगता है, ठीक है, क्या होता है आपका खून का कमी होने लगता है, ठीक है, क्या होता है खून का कमी। तो एनीमिया को क्या होता है, एनीमिया के लिए कौन सा सबसे अच्छा विटामिन होता है, तो B12 दिया जाता है जिसको एनीमिया बीमारी हो जाता है। तो एनीमिया क्या है आपको याद रखना है, ये आपका ब्लड रिलेटेड डिजीज है। और एक होता है आपका क्या हेमोफीलिया, तो हेमोफीलिया भी ब्लड रिलेटेड डिजीज है। इसमें क्या होता है ये, और याद रखिएगा हेमोफीलिया क्या है, एक आपका क्या है, तो आपका एक जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। उसमें क्या होता है अगर कहीं कट लग गया हो, खून निकल रहा है, तो खून का रिसाव बंद नहीं होता है। तो हीमोफीलिया भी एक ब्लड का डिजीज है, याद रखिएगा। और वो क्या होता है आपका एक जेनेटिक डिजीज है। लोहे को कमी से होने वाला रोग है, मैंने बता दिया वो क्या होगा, एनीमिया आपको हो जाएगा, क्योंकि एनीमिया में क्या होता है आपका ब्लड का कमी हो जाता है। ब्लड का कमी होना मतलब क्या होना, आपका आरबीसी का कमी होना, और आरबीसी में क्या होता है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन में क्या होता है आपका आयरन। तो इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है, मैंने पूरा आपको करवा दिया। आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा, देखिए आयोडीन का जो कमी, अगर आपको आयोडीन का कमी, देखिए आयोडीन किस लिए चाहिए, तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड को सही से काम करने के लिए। तो अगर आयोडीन आप सही से नहीं खाएगा तो आपको थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और थायराइड ग्लैंड अगर सही से काम नहीं करता है तो एक और बीमारी हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिनिज्म। तो क्रिटिनिज्म कब होता है, जब आपका थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं करता है। और अगर आपने आयोडीन सही मात्रा में नहीं लिया तो एक और बीमारी हो जाता है, वो है आपका गोइटर, ठीक है, घेंगा रोग। क्यों, क्योंकि उसमें थायराइड ग्लैंड जो है आपका बढ़ के बाहर निकल जाता है, ठीक है।
विटामिन ए का रासायनिक नाम मैंने बता दिया था, रेटिनॉल है, ठीक है। और इसका जो स्रोत होता है वो क्या होता है, पक्का आम होता है, अंडा होता है, गाजर होता है, दूध होता है। तो पक्का आम पक्का याद रखना, गाजर आप पक्का याद रखना, ठीक है। अब जो विटामिन ए है इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले तो यही याद होगा कि विटामिन ए का डिस्कवर किसने किया था, तो मैक्यूलम ने किया था, ठीक है, ये चीज याद रहेगा।